Hello students, how are you? Hope all of you are fine. You know what is a physical quantity? And I think you know it very well. Physical quantity is anything that can be measured and in the term of which laws of physics can be defined is known as the physical quantity. Okay. So what are the types of the physical quantity? That all we are going to discuss in our today's class. Not all the types, only one single type, special type, that is vectors, that we are going to discuss. Okay. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें. पूरा देखेंगे तो आपको वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर आप स्किप कर जाओगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझ में न आए. लंबा जरूर है बट वेक्टर के जो पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें. क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन आपको पता है. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी के मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं. पहली जो होती है उनको हम स्केलर्स बोलते हैं. दूसरी जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं. और जो तीसरी टाइप है उसको हम टेंसर बोलते हैं. टेंसर आप नाम सुनेंगे केवल, आप क्लास 11th में, क्लास 12th में टेंसर आपको कहीं दिखने वाला नहीं है. हाँ, स्केलर और वेक्टर आपको बहुत दिखेंगे. तो टेंसर का हम आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं एक बार कि टेंसर क्या होते हैं. तो देखिए टेंसर क्या होते हैं. टेंसर जो होते हैं वो नाइदर स्केलर नोर वेक्टर, ना तो ये स्केलर होते और ना ये क्या होते, वेक्टर होते. इसके बाद क्या होता है? नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक इनकी डायरेक्शन नहीं होती. एग्जाम्पल्स की अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल्स हम जो लेने वाले हैं वो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, नए शब्द हैं आपके लिए, लेकिन क्लास 11th में आगे आप पढ़ने वाले हैं, आगे जो आने वाली यूनिट्स हैं. एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं हम? स्ट्रेस. ये हम आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आपके पास मैं इसका सिर्फ ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ टेंसर अगर आया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसी क्वांटिटी है जो ना स्केलर है ना वेक्टर है और उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं है, उसको हम टेंसर बोल रहे हैं. ओके, ठीक है. अब इधर आ जाते हैं, स्केलर्स के ऊपर शुरू करते हैं. स्केलर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या करती है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इनके पास, डायरेक्शन नहीं होती. और जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. ऑलरेडी आप जानते हो मैग्नीट्यूड क्या होता है. फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूं. मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं स्पीड का. स्पीड मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड. तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं. और इसके अंदर ये जो है ये है मैग्नीट्यूड. ये क्या है? मैग्नीट्यूड. और ये जो मीटर पर सेकंड है ये नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को बताता है. किसको बताता है? नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब मीटर पर सेकंड आपको पता चल गया ये स्पीड है. अगर यहाँ पे हम ओनली सेकंड लिखता मतलब ये जो यूनिट है ना वो फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताती है. अगर मैं यहाँ पे सेकंड लिखता तो आपको पता चल जाता टाइम है. किलोग्राम लिखते तो आपको पता चलता मास है या वेट है, ऐसे कुछ. ओके, ठीक है. ये हो गया स्पीड. और एक मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ. यहां ध्यान दीजिए दोनों में फर्क क्या है. ये है ओनली 5 मीटर पर सेकेंड, ओनली मैग्नीट्यूड है इस फिजिकल क्वांटिटी के पास. ये 5 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ, इसके पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक ये क्या है? डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया. और ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या है? स्पीड है.
ओके, स्पीड मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ये इनके पास एक मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, जो स्केलर्स होते हैं वो ऐड होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अलजेब्रा। इस पॉइंट को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये एग्जांपल आप लिख लेना, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग एग्जांपल लिख लेना। जो हमारे पास स्केलर्स होते हैं ये होते हैं ऐड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के जो लॉ होते हैं, अलजेब्रा के लॉ कैसे होते हैं, जैसे आप जोड़ते हो 1 + 1 = 2, है ना। इस प्रकार से सिंपली जो एडिशन करते हो आप, उस प्रकार से उन लॉज को ये फॉलो करते हैं। जैसे मैं लिखूं 1 मीटर/सेकंड एंड 1 मीटर/सेकंड, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर/सेकंड। या फिर मैं ऐसे लिखूं 2 मीटर/सेकंड - 1 मीटर/सेकंड, दैट इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आएगा 1 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐड होंगे। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, डोंट ओबे लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब वेलोसिटी है, सपोज करो आपसे कहा जाए एक वेलोसिटी है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी है तो डायरेक्शन होगी। ये इधर ईस्ट डायरेक्शन में हम बोल देते हैं 5 मीटर/सेकंड का एग्जांपल ही ले लेते हैं, और एक वेलोसिटी इधर है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये भी कितना है 5 मीटर/सेकंड। तो वेलोसिटी है बट डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना। तो इसका जो रिजल्ट है आप 5 मीटर/सेकंड नहीं कर सकते। इसका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से इसका कुछ रिजल्टेंट निकलेगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना। तो हम ये सिंपली आप सिर्फ यहां से ये समझ लो, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होने वाली है VR। कितनी होगी ये VR, ये होगी √5² + 5² दैट इज इक्वल टू 2 × 25√, दैट इज इक्वल टू 5√2 मीटर/सेकंड। और रही डायरेक्शन, दोनों सेम है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ये है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार से निकलेगी। आगे हमारे पास एक डिटेल्ड टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपली आपके पास स्केलर के बारे में, वेक्टर्स के बारे में और टेंसर के बारे में। अब हम इस चैप्टर को एलोबरेट करेंगे, तो उसमें हम फिलहाल स्केलर का जिक्र नहीं करेंगे, टेंसर का तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जाएंगे वेक्टर्स के बारे में। अब हम वेक्टर्स का जो डिवीजन है, वेक्टर को डिवाइड कैसे करते हैं, हम वो देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। तो जो वेक्टर होते हैं उसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक जो वेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, और जो दूसरे वेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। तो पहले थोड़ा एक्सियल के बारे में देख लेते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। एक्सियल वेक्टर का जो दूसरा नाम है वो सूडो वेक्टर भी है, सूडो वेक्टर भी है, और तीसरा नाम इसका रोटेशनल वेक्टर भी है। इन तीन नाम से इसको जाना जाता है, एक्सियल वेक्टर, सूडो वेक्टर एंड रोटेशनल वेक्टर। ये क्या होता है इसको हम देखते हैं, पहले इसी के बारे में देखते हैं। ये ऑलवेज एसोसिएट होते हैं। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये तीन वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, सिंगल ही वेक्टर है। तीन नाम से जाना जाता है, एक्सियल के नाम से, सूडो के नाम से और रोटेशनल के नाम से। सूडो का मतलब क्या है, सूडो का मतलब होता है आभासी, जो रियल में नहीं है, फील हो रहा है, ओके। रोटेशनल मतलब रोटेट करने वाला, एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस वाला। एक्सियल से और रोटेशन से अच्छे से समझ में आ जाता है। और सूडो का मतलब ये होता है कि रियल में कोई वेक्टर नहीं है, ये आपको उस वेक्टर की फीलिंग आ रही है, मतलब आपको दिखने वाला नहीं है बट उसकी फीलिंग आपको आएगी, वो सूडो वेक्टर होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, ये जो होता है ना, इसमें एक पॉइंट हम नोट कर लें पहले, तो ये वेक्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऑलवेज एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड विद रोटेशनल इफेक्ट। जो भी रोटेशनल इफेक्ट होता है उसके साथ ये वेक्टर एसोसिएट होता है। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब जैसे आपका फैन रोटेट करता है, या कोई भी रोटेटिंग चीज, जैसे व्हील जो है अपने एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट करता है, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सिस के साथ जो भी वेक्टर एसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, सूडो वेक्टर और रोटेशनल वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज
गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किससे दी जाती है? राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन दी जाती है। राइट हैंड थंब रूल से कैसे? राइट हैंड थंब रूल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, याद करो अच्छे से। मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, ठीक है। वो हम यहाँ पे वेक्टर में यूज करने वाले हैं। कैसे होगा देखिए। रोटेशनल इफेक्ट बोला है हमने, तो रोटेशन दो तरह से हो सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये पाथ है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का। ऐसे मान लीजिए मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, इसको मैं पाथ को क्या बोल देता हूं? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे रोटेट करेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है उसे ध्यान से देखें। राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि आपका जो राइट हैंड है उसको ऐसे करो आप, और थंब को ऐसे करो, फिंगर्स को ऐसे करो, फिर फिंगर्स को ऐसे रोटेट कर दो, फिंगर को ऐसे रोटेट कर दो। अब ये जो फिंगर्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, और थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को। थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड राउंड फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, हियर अवर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर्स को इस प्रकार से इसके साथ ऐसे करोगे तो थंब किधर आया? अपवर्ड आया। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक। अगर ये जो रोटेशन है ये अगर ये क्लॉकवाइज होता तो फिंगर्स को आप ऐसे करते क्लॉकवाइज, फिर फिंगर आपकी क्लॉक के अकॉर्डिंग ऐसे घूमेंगी, तो थंब किधर आ गया? डाउनवर्ड। थंब डाउनवर्ड आ गया तो डायरेक्शन वेक्टर किधर होगी? इधर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है इसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही ये क्या होगा? डायरेक्शन होगा इसका। इसीलिए तुमने इसको क्या बोला? एक्सियल वेक्टर बोला और रोटेशनल वेक्टर बोला। अब यहां से आपको एक बात और बहुत अच्छे से समझ लेनी है। हम दो तरह से डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम बनाया मैंने ये, और एक डायग्राम बनाया मैंने ये, और मैं ये बोलता हूं कि दोनों की दोनों रिंग है, बोथ आर रिंग। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर ये दोनों रिंग हैं तो इन दोनों में क्या फर्क है ये आपको अच्छे से समझना है। तब तक मैं आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक छोटा सा सामान लेके आता हूं। आप सोचिए कि ये इन दोनों में फर्क क्या है। सोच लिया आपने? इसमें क्या फर्क है? चलो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। देख रहे हो इसको? रिंग है ये। एक तो इस रिंग को मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखा मैंने, तो ये रिंग दिखाई दे रही है आपको, मतलब इस टाइप से है ये रिंग। ओके। और दूसरे केस में अगर इसको मैं ऐसे करके रख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो आपको इसका बिल्कुल सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसका जो फ्रंट दिख रहा है वो बिल्कुल कैसे दिख रहा है? लाइक ए सर्कल दिख रहा है। तो हमने ये डायग्राम बनाया। अब इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब आप तो इस साइड से देख रहे हो इधर, आपको तो सिर्फ इसका ये फेस दिखता है, सर्कल तो किधर है? इसका ऊपर की तरफ। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, जैसे यहां पे ये बनाया, इन डायग्राम में ये रिंग ऐसी रखी हुई थी, ऐसे रखी हुई थी। करंट अगर इसमें से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, या रोटेशन, सॉरी करंट नहीं, रोटेशन की बात है। रोटेशन अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे क्या, तो थंब किधर गया? ऊपर की तरफ। ऐसे था। रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो थंब किधर गया? नीचे की तरफ। इस केस में अगर ऐसे है और यहां से आपसे बोला जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, तो ऐसे करोगे तो थंब किधर आया? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। किससे रिप्रेजेंट की जाती है? डॉट से की जाती है। और अंदर की तरफ मान लीजिए क्लॉकवाइज है, तो अंदर की जो डायरेक्शन होती है, नहीं ये तो दूसरा होगा, इसी का बात करते हैं। ये तो हम यहाँ पे कर चुके हैं। अगर यही डायरेक्शन मान लो इस प्रकार से ये है, और इसमें डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज है, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस से रिप्रेजेंट की जाएगी। और क्रॉस का मतलब है इनटू पेज, डॉट का मतलब है आउट टू पेज। अब आप सोचोगे डॉट से क्रॉस से क्यों? डॉट से हमने आउट क्यों किया, क्रॉस से हमने इन क्यों? सोचने की बात है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो देखिए ये एरो होता है, एरो कुछ ऐसे ही होता है ना।
ये एरो का फ्रंट पार्ट है, ये एरो का बैक पार्ट है। एरो जब आपकी तरफ आ रहा है, ध्यान से देखना, एरो ऐसे करके यहां से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। डायरेक्शन हमेशा किससे देते हैं? एरो से देखते हैं। आपने रोड साइन भी देखे होंगे, जब भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो हम वहां पे क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब क्या है? इधर जा रहा है ये रास्ता। ओके, तो हमें अब यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है, तो हम क्या करेंगे? अब इस केस में देखिए, हमने कहा कि ये ऐसे था आपका, ऐसे, तो ये वेक्टर किधर था? बाहर की तरफ आ रहा था, तो ये एरो बाहर की तरफ आ रहा है। एरो बाहर की तरफ आएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? इसका ये टिप दिखाई देगा, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? इसके सामने बिल्कुल 7 पॉइंट है, तो आपको इसका टिप दिखाई देगा ना, तो इसका टिप दिखाई देगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? डॉट। इसमें अब एरो अगर आपसे ऐसे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो उसका बैक वाला जो ये पोर्शन है ये दिखाई देगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? क्रॉस। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर के बारे में कि वेक्टर 2 टाइप से होते हैं, एक पोलर वेक्टर होता है और एक एक्सियल वेक्टर होता है, और हमने यहाँ पे एक्सियल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ये पोलर वेक्टर क्या होते हैं। ये तो एक्सियल वेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब पोलर वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोलर का इंट्रोडक्शन क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, पोलर पोल होता है। पोल होता है तो मतलब इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग होगी इसके पास, और एक इसके पास डेफिनेटली क्या होगी? एंडिंग। इन दोनों को जो मिला रहा है ऐसे, दैट इज नोन एज द पोलर वेक्टर। अब अगर ये इधर तो जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर इधर आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ओके, तो ये पोलर वेक्टर होता है। अब सोचो, यहां से लेकर अगर यहां तक आप देख रहे हो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन को है। जिस प्रकार से एक्सियल वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, सेम उसी प्रकार से पोलर जो वेक्टर है वो डायरेक्शनल इफेक्ट के साथ एसोसिएट है, एसोसिएटेड विद डायरेक्शनल इफेक्ट। ये डायरेक्शनल इफेक्ट के साथ एसोसिएट है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पोलर वेक्टर के बारे में और एक्सियल वेक्टर के बारे में। पोलर में हम एक बात और बोल सकते हैं, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पोलर वेक्टर। एंड पोलर में मतलब दैट हैव द पोल, सो इट हैव द 2 पोल, वन पोल इज दिस, अदर पोल इज दिस, एंड इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, ठीक है। अब हम वेक्टर के बारे में देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। क्योंकि अगर आप वेक्टर कर रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन तो आपको देना पड़ेगा ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करता हूं, सपोज करो मेरे पास x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर एक एरो मार्क लगा देते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है और उस सिंबल के ऊपर अगर आप एरो मार्क लगा देते हो तो वो क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है वेक्टर। आपकी जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स क्या करती हैं, ये एरो मार्क पुट नहीं करती, जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आपको हार्डली ये साइन देखने को मिलेगा, तो उसमें वो क्या करते हैं, एक जनरली आपको एक्स ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और एक एक्स आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। एक एक्स तो ये है और एक एक्स ये है। क्या फर्क है? साइज को इग्नोर कर दो एक बार, आप छोटे ये मत देखना सर ये साइज में बड़ा है ये छोटा है, सिर्फ आप इसके जो लिखने का वे है उसके ऊपर ध्यान दें। आप देखोगे ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है। तो बुक्स में जो बोल्ड लेटर से लिखा होता है, बोल्ड लेटर का मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो उसको हम बोल्ड बोलते हैं। बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ हो वो आपके पास सिंबल वेक्टर का है। क्या है वो? वेक्टर। और सिंपल लिखा हुआ है, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है और एक इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये बोल्ड है, ये सिंपल है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है। और नॉर्मली जब भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो ये बोल्ड लिखने में आपको बहुत परेशानी होती है या मुश्किल भी होती है, इसलिए जनरली हम क्या करेंगे, एक्स लिख के उसके ऊपर एरो मार्क लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर का ये तो सिंबल होगा, लेकिन ये जो वेक्टर है, वेक्टर का जो एरो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो एरो है वेक्टर का, ये एरो का ये जो पॉइंट होता है इसको हेड बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? टेल।
इनिशियल पॉइंट को टेल और फाइनल पॉइंट को क्या कहा जाता है, हेड। और यहां से लेके यहां तक इसकी जो लेंथ है, क्या है ये लेंथ, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। टेल किसको, ये जो लेंथ है पूरे वेक्टर की वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये आप जितना बड़ा लोगे, एरो मार्क आपने जितना बड़ा लगाया उसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। एक्स के ऊपर एक इतना लगा रखा है और एक्स एक इतना लगा रखा है, आपसे पूछ लिया जाए क्या फर्क है दोनों में, तो आप देखोगे देखने में तो दोनों वेक्टर लग रहे हैं। फिर आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखोगे इसका एरो छोटा है, इसका एरो क्या है, बड़ा है, तो आप ये बोलोगे कि हो सकता है और हो सकता नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब वेक्टर की कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, सिंपल डेफिनेशन है कुछ, उनके बारे में हम देखते हैं, या हम टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं वेक्टर की, जो आपके पास बहुत जरूरी रूप से काम आने वाली है। हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, बाकी का हम जिक्र नहीं करेंगे। और सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो हमारे पास होता है जीरो वेक्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, अब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि जब हमने वेक्टर बोला तो वेक्टर का मतलब है उसके पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर मैंने बोला तो जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो, व्हाट इज जीरो, जीरो मैग्नीट्यूड है ना, और वेक्टर है इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन है। तो जीरो वेक्टर कोई भी वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, एंड हैज डायरेक्शन, एंड हैज डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब ये जो जीरो वेक्टर है ये आएगा कैसे, कैसे पता जीरो वेक्टर बना कैसे, वो ऐसे बना, मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ओके, क्या है, वेक्टर ए है, और इस वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, जीरो क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना का, समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जीरो के साथ मैग्नीट्यूड अगर आप काउंट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो से मैंने मल्टीप्लाई किया इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, जीरो, बट डायरेक्शन तो जीरो नहीं हुई ना, डायरेक्शन तो अब भी है, तो जीरो के ऊपर हम क्या लगाएंगे, इस प्रकार से एरो मार्क लगा देंगे, तो जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, जीरो है और उसके ऊपर हमने इस प्रकार से एरो लगा दिया तो वो क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। तो जीरो वेक्टर क्या करता है, मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं रखता, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट डायरेक्शन उसके पास कुछ ना कुछ होती है। मिलता कैसे है, जैसे हमने वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो वेक्टर मिल गया। दूसरा वे ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, ऐसे है ये वेक्टर, और इस वेक्टर में मैं ऐड कर दूं इसी वेक्टर का नेगेटिव, वेक्टर के अंदर ऐड कर दें इसी वेक्टर का क्या, नेगेटिव, तो आपके पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट हो जाएगा वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, जैसे मैं ऐसे लिखूं 5 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ माइनस 5 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ, तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड घटेगा तो 5 कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ तो बच गया ना, तो क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ। तो उसी प्रकार से यहां इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0, और डायरेक्शन जो भी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जो भी है वो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जीरो वेक्टर को लिखते हैं। ये हमारे पास पहले टाइप का वेक्टर हुआ। दूसरा टाइप अभी हम यहीं से देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा वेक्टर का नेगेटिव लिया मैंने, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, दूसरी टाइप यही है हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, ये कोई वेक्टर है ऐसे जा रहा है, इसको ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये वेक्टर था इधर जा रहा था। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर जो है ऐसे है उसको हम बोलेंगे माइनस ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, जितनी लेंथ इसकी उतनी की उतनी लेंथ इसकी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है,
यानी दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। एक ये ईस्ट में जा रहा था, ये वेस्ट में जा रहा है। ये 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में है, 5 मीटर पर सेकंड से किधर है, वेस्ट में है। तो मैं बोल सकता हूं इसका ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। ओके, इधर मैंने एरो मार्क लगाया, इधर एरो मार्क है, इसका मतलब ये डायरेक्शन अपोजिट करता है। इसको इसके साथ रिप्रेजेंट करोगे सेम डायरेक्शन करके तो हम माइनस लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो माइनस हम वहां पे लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। अगला जो आपके पास आता है पॉइंट नंबर 0 वेक्टर के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर हैं या दो से ज्यादा वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। जो वेक्टर है लिख लेना आप यहां से, मैं आपको सिर्फ क्या नोट्स के रूप में बना के लिख रहा हूं, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इक्वल वेक्टर्स मीन वेक्टर्स हैविंग, ऊपर पॉइंट लिखेंगे वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। जैसे ये है, इक्वल लेंथ के आप दो वेक्टर रिप्रेजेंट करो, कुछ भी नाम लिखो, सेम डायरेक्शन लिखो दोनों को, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। कोई भी डायरेक्शन लिखो बट इक्वल लिखो, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आप उसको बार बार लिखोगे, और वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट, नाम से पता चल रहा है यूनिट, वन, सिंगल, मतलब कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट है और उसके साथ कोई डायरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कैसे फाइंड आउट, मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे मैथमेटिकली कैसे लिखूं इसको मैं, तो मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर जो लिखा जिसका जो सिंबल भी है, मान लीजिए मैं कोई वेक्टर ए ही ले लेता हूं, उसको मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, तो जो भी सिंबल है उसके ऊपर कैप लगा दो, सिंबल के ऊपर क्या लगा दो, कैप, तो यूनिट वेक्टर हो जाता है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे जैसे वेक्टर ए है तो उसके ऊपर हमने कैप लगाया, दैट इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसका भी आप ध्यान रखना, जैसे कोई भी वेक्टर ए है उसके दोनों तरफ आपने दो पैरेलल लाइन लगा दी, तो उसका मतलब है हम इस वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और इसके साथ जो डायरेक्शन थी उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, और इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो ए, ठीक है। अभी पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उससे पहले ये निकालना सीख लेते हैं। और उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और क्या होता है, जेड एक्सिस। मैं 3 डायमेंशन का इफेक्ट ले लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। मतलब कैसे, आई है ऊपर आपने कैप लगाया, जे है जे पे कैप लगाया, के है के पे कैप लगाया, तो ये हो जाएगा एक्स का, ये हो जाएगा वाई का, और ये जेड का। ओके, इस प्रकार से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लिखा जाता है। अब कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वो ऐसे निकालेंगे, मैंने कोई वेक्टर लिखा, ये वेक्टर ए लिखता हूं मैं ना, तो वेक्टर ए जो है वो 3 पार्ट में होता है। वो एक्स एक्सिस में, मान लीजिए कोई वेक्टर है 3 डायमेंशनल इफेक्ट कर रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो एक्स में भी है, वाई में भी है, और किधर है, जेड में भी है। तो वेक्टर ए को ऐसे लिखा जाएगा, ए एक्स आई, आई का मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, प्लस ए वाई जे मतलब कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, प्लस ए जेड के, के मतलब रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को,
एक्स एक्सिस कंपोनेंट, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। अब ये यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, उसका कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हम देखेंगे, देखना क्या आने वाला है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, रूट लगाओ, किसका रूट निकलेगा, ये रूट होगा ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। अब यहां पे देखो, अगर सपोज करो ये माइनस का होता तो इसे माइनस ए जेड का होल स्क्वायर होता, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, इसलिए हमने आप उसको सभी को इग्नोर कर दिया। कुछ न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तब आप पूरा अच्छे से पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करता हूं यूनिट वेक्टर का ही, कि आपको बोलेगा कोई एक वेक्टर दे रखा है और उसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर ए दे रखा है, उस इस प्रकार से 3i + 2j और -k, ये कुछ ऐसे दे रखा है, और आपसे कहा जाए फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। यहां से आपको समझ में आ भी गया होगा कि मैंने इसको यूनिट वेक्टर बोला क्यों, क्योंकि देखो ऊपर तो वेक्टर है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, वो मैं वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेता हूं, 2 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 2, यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, डिवाइड मैंने इसको यूनिट मैग्नीट्यूड से कर दिया, कितना आ जाएगा ये 1 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड, तो 1 से 1 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटा, मतलब कि क्या बचा 2 नॉर्थ बचा, यानी आपके पास क्या बचा 1 मीटर पर सेकंड। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, यूनिट को छोड़ देते हैं ना, यूनिट को रख देते हैं, 1 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ बचा, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या आई 1 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ आई। यहाँ पे ये निकालेंगे ना मैग्नीट्यूड, तो यूनिट भी ड्रॉप हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड आएगा। एक्चुअली क्या है, तो ये इसका जो भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक नहीं लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड लिखना था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, तो 2 से कितना आ जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ। तो ओनली आपके पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड बचेगा, और क्या बचेगा डायरेक्शन बचेगी, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ए का। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड की। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स, ए एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो भी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे कौन है 3, आई के साथ जो भी है वो एक्स का है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके पास कितना हो गया 9 और 4 16, 16 और 1 17 रूट। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया रूट 17 आया, रूट 17, इसमें यूनिट वगैरह कुछ नहीं आएगी। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए इज 3i + 2j - k डिवाइड बाय रूट 17। और ज्यादा इसको सोल्व करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको आप, इसको आप ऐसे लिख देंगे 3/√17i + 2/√17j - 1/√17k। दिस इज द यूनिट वेक्टर ए। ऐसे हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो टर्म है वेक्टर के बारे में, वो है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीखेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे, आपको मैं थोड़ा बता दूं ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। जैसे वेक्टर जब आपको बताया था, तो आपको बताया था कि वेक्टर को हम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते। एक डायरेक्शन इधर है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर मान लो जो इधर जा रहा है, तो इनकी जो डायरेक्शन आप लोगे वो इनका रिजल्टेंट होगा। ये जो है इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं आर। ओके, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, रिजल्टेंट लोगे तो ये आएगा। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं।